नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। हम एनटीए यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के जो यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग, आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक दिन इसी टाइम में लॉजिकल रीजनिंग के ये जो लेक्चर्स हैं रोज़ अपलोड होगा। और जो एनटीए यूजीसी नेट में सिलेबस में जो दिया हुआ है टॉपिक, उसी टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट में क्या क्या आता है, आर्गुमेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल पोजीशन, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, इस सब चीज़ों को मैं एक एक पॉइंट को कवर करने वाला हूँ। आज ये लेक्चर 2 है। यदि आपने कल नहीं देखा है तो लेक्चर 1 इंडक्टिव, डिडक्टिव, अबडक्टिव रीजनिंग जो 3 प्रकार का होता है उसके बारे में हमने बताया। विशेषकर लॉजिकल रीजनिंग में जो सिलेबस दिया हुआ है वो डिडक्टिव रीजनिंग से संबंधित है। दूसरा चीज़ है, इसमें अरिस्टोटल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग को अरिस्टोटल की थॉट कहा जाता है। चलिए आते हैं, सीधा सीधा चर्चा करते हैं भाई। देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट को, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि इसका हिंदी में होता है कि युक्ति के ढांचे का बोध, यानी कि आर्गुमेंट के बारे में आपको बात कर रहा है। आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को मैं बता दे रहा हूं। यहां पर देखिएगा, तर्क अलग चीज होती है और युक्ति अलग चीज होती है। हम यहाँ पर एक एक बात की व्याख्या कर रहे हैं। युक्ति अलग चीज है और तर्क अलग चीज है। तर्क का मतलब होता है निष्कर्ष को प्रमाणित करना, ठीक है। यानी कि कोई बात बोला जा रहा है, कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा उसको हम प्रमाणित करेंगे। दूसरा चीज है, तर्क का अर्थ है अधिकतम प्रमाणों द्वारा निष्कर्ष को उजागर करना है। कल हमने आप लोगों को जो निगमनात्मक तर्क है, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग है, उसके बारे में हमने आप लोगों को बताया है। आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों तर्क होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये आधार वाक्य क्या होता है वो अलग मुद्दा है, ठीक है। अभी हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, आधार वाक्य तर्क वाक्य भी कहलाता है। आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों तर्क ही है, ठीक है। याद रखिएगा, युक्ति अलग चीज होती है। आधार वाक्य और निष्कर्ष को मिला देंगे तो युक्ति हो जाएगा। यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं कि तर्क क्या है। इसको हम लोग तर्क के बदले में तर्क वाक्य कहेंगे। आगे मैं बताया हूं तर्क वाक्य क्या होता है, यानी कि जितने भी आधार वाक्य दिए रहेंगे, जितने भी आधार वाक्य या निष्कर्ष, ये दोनों को हम तर्क वाक्य कहते हैं। तर्क वाक्य ये तर्क है, और ये दोनों को मिला देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यदि आधार वाक्य, जिसको आप लोग इंग्लिश में प्रीमाइस कहते हैं, और निष्कर्ष दोनों को मिला देंगे, निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन को मिला देंगे तो ये युक्ति हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को मिलाएंगे तो युक्ति होगा। ये आधार वाक्य क्या है, तर्क वाक्य है। निष्कर्ष क्या है, तर्क वाक्य है। दोनों को मिला देते हैं तो जो जो चीजें होती है, एक उदाहरण बन जाता है, उस उदाहरण को युक्ति कहते हैं। चलिए, जैसे आधार वाक्य 1 है, उदाहरण के रूप में हमने बताया आधार वाक्य 1, सभी व्यक्ति होशियार हैं। आधार वाक्य 2, राम एक व्यक्ति है। और निष्कर्ष राम होशियार है। यानी कि आपको समझ में आया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आधार वाक्य निष्कर्ष दोनों ही होते हैं, उसे युक्ति कहते हैं। क्लियर हो गया। ये क्या है, तर्क वाक्य है।
ये तर्क वाक्य है। ये क्या है? तर्क वाक्य है, तर्क दे रहे हैं। ये निष्कर्ष भी क्या है? तर्क वाक्य है। ठीक है, ये तीनों जो है तर्क वाक्य हैं। और ये जो जैसे लिखा हूं, यानी कि जैसे का मतलब एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है। यानी कि तर्क वाक्य और निष्कर्ष दोनों मिलकर जो है एक प्रकार की युक्ति है, एक प्रकार की समस्या का समाधान है। एक समस्या था, यानी कि दो बातें थी, उसका हमने निष्कर्ष निकाल लिया, इसको हम लोग युक्ति कहते हैं। यानी कि युक्ति को अंग्रेजी में आर्गुमेंट कहा जाता है। ठीक है, जिसको आप लोग साधारण भाषा में एक प्रकार की बहस है। ठीक है, बहस करना यानी कि एक प्रकार की युक्ति, समाधान ढूंढना, इसी को हम लोग जो है, मुझे लगता है तर्क वाक्य क्या होता है और युक्ति क्या होता है, दोनों चीजें आपको समझ में आ गया। ठीक है, ऐसा ही आधार वाक्य रहेगा, उसका अपने को एक निष्कर्ष निकालना है। तो उसी को जो है एक जो पॉइंट होगा, एक जो उदाहरण होगा, उसको हम लोग युक्ति के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट के अंतर्गत, ठीक है, हम इसको जो है विशेष रूप से बता रहे हैं। तर्क वाक्य क्या है अभी मैंने बता चुका हूं। आधार वाक्य और निष्कर्ष को हम तर्क वाक्य कहते हैं। तर्क वाक्य किसी तथ्य की सत्यता या असत्यता को बताता है। याद रखिएगा, एक एक चीजें मैं पहले यहाँ पर दिखा देता हूं। ठीक है, यहाँ पर तीनों चीजों को दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने बताया तर्क वाक्य में क्या क्या आता है, आधार वाक्य आता है और निष्कर्ष आता है। ठीक है, तर्क वाक्य किसी तथ्य की सत्यता या असत्यता को बताता है। हमेशा तर्क वाक्य, देखिए मैंने दो चीजें बताया, एक तर्क बताया और एक युक्ति बताया। युक्ति बताया, दो बातें बताया हूं, दोनों अलग चीजें होती है। तर्क में क्या क्या चीजें आता है? आधार वाक्य आता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमाइस, आधार वाक्य आता है। और क्या आता है जी? निष्कर्ष, निष्कर्ष। ठीक है, और युक्ति में क्या आता है जी? आधार वाक्य। ठीक है, आधार वाक्य इसमें रहेगा और प्लस निष्कर्ष रहेगा, दोनों को मिला देंगे तो निष्कर्ष हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आधार वाक्य हमने बनाया है कि सभी व्यक्ति होशियार हैं, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कभी भी वैलिड और इनवैलिड नहीं होता। राम एक व्यक्ति है, ये भी आधार वाक्य दो है, ये भी ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। निष्कर्ष, राम होशियार है, ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। और युक्ति हमेशा जो है, ध्यान दीजिएगा, वैलिड और इनवैलिड होती है, यानी कि वैध होती है, वैध या अवैध होती है। हिंदी में वैध या अवैध कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तर्क वाक्य होता है, तर्क वाक्य हमेशा होता है। आपको क्वेश्चन पूछ दिया मान लीजिए, आप कैसे करेंगे? तर्क वाक्य हमेशा हमेशा सत्य या असत्य, यानी कि गलत, सत्य या गलत होता है। सत्य भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि आधार वाक्य एक सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। लेकिन युक्ति हमेशा वैलिड या इनवैलिड होगा, यानी कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, या वो सॉल्यूशन जो है क्या होगा, वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। लेकिन तर्क वाक्य जो तर्क दे रहे हैं वो सही गलत हो सकता है, निष्कर्ष सही गलत हो सकता है, लेकिन युक्ति हमेशा वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। यहां से कुछ भी प्रश्न पूछेगा, आप लोगों से बन जाना चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी जरूर लिखें। अब देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, निरुपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा। ठीक है,
देखिएगा, तर्क वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तर्क वाक्य मतलब आधार वाक्य या निष्कर्ष, दोनों को मिला देते हैं तो तर्क वाक्य होता है, दोनों को मिलाएंगे तो युक्ति हो जाएगा। हम आधार वाक्य को भी तर्क वाक्य कहते हैं, चाहे आधार वाक्य कितना भी रहे। और दूसरा हमने ये बताया कि निष्कर्ष, वो भी एक तर्क वाक्य है। तो तर्क वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो सर्वव्यापी या सार्वभौगिक होता है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कैसे होता है, यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल। दूसरा पर्टिकुलर, यानी कि अंशव्यापी। मैं एक एक चीजें बता दे रहा हूं, एक एक चीजें, ठीक है, पूरा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। एक तो सर्वव्यापी या सार्वभौगिक बोलते हैं, यानी कि पूरी दुनिया के लिए, सभी के लिए बात करते हैं। एक अंशव्यापी, कुछ के लिए बात करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सर्वव्यापी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सर्वव्यापी को किस रूप में जानते हैं, जहां पर सभी लिखा होगा, सभी मतलब सर्वव्यापी। ठीक है, इसको अंग्रेजी में ऑल बोलते हैं, इसको इंडिकेट ए करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कोई भी नहीं, इसको अंग्रेजी में नॉन बोलते हैं और इसको इंडिकेट करते हैं ई। ठीक है, ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सभी को हम सर्वव्यापी बोलते हैं, कोई भी नहीं यानी कि नॉन को, यानी कि ई को सर्वव्यापी कहते हैं। दूसरा चीज है अंशव्यापी। अंशव्यापी मतलब कुछ, उसको अंग्रेजी में सम बोलते हैं और इसको इंडिकेट करते हैं आई में। कुछ नहीं, सम नॉट। ठीक है, तो यहां पर इसको इंडिकेट करते हैं ओ। आपको इसको दिमाग में रखना पड़ेगा भाई, अंशव्यापी क्या होता है और सर्वव्यापी क्या होता है। ये दोनों चीजें आपको हमने बता दिया। सर्वव्यापी मतलब जहां पर सभी लिखा होगा। सर्वव्यापी सभी मतलब सभी लोग बोलने से इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उसके बारे में। अंशव्यापी यानी कि कुछ लोग बोलने से पूरा का पूरे के बारे में बात नहीं कर रहा है। अंशव्यापी बोल रहा है, अंश के बारे में बात कर रहा है, जिसको हम लोग जो है अंग्रेजी में यूनिवर्सल और पर्टिकुलर कहते हैं। देखिए, देखते जाइएगा। जैसे आधार वाक्य एक है, सभी व्यक्ति होशियार हैं। यहां पर देखिएगा सभी शब्द लिखा हुआ है, सभी है कि नहीं है, देखिएगा यहां पर सभी शब्द है। इसका मतलब हो गया कि ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल। और इसको एफर्मेटिव बोलते हैं। एफर्मेटिव का मतलब इसमें सकारात्मक है। ठीक है, इसमें नकारात्मक बातें तो नहीं बोल रहा है, सकारात्मक बात कर रहा है। ठीक है, इसमें नहीं शब्द नहीं है शब्द है। जहां पर है शब्द होगा वो सकारात्मक है, जहां पर नहीं होगा नकारात्मक होगा। तो सभी व्यक्ति होशियार हैं, यूनिवर्सल एफर्मेटिव या सर्वव्यापी सकारात्मक है। दूसरा आधार वाक्य देखिएगा, कोई भी व्यक्ति होशियार नहीं है। यहां पर देखिएगा कोई शब्द का प्रयोग किया हुआ है। हमने आपको बताया कोई भी नहीं। दो चीजें यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बताया है, कोई भी शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिएगा, कोई भी या कोई और नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब हो गया ये यूनिवर्सल तो है, ये यूनिवर्सल है भाई। ठीक है, लेकिन इसमें नकारात्मक है, सर्वव्यापी नकारात्मक होता है। ठीक है, दो उदाहरण देख लिए। अब तीसरा उदाहरण भी हम देखते हैं। कुछ व्यक्ति होशियार हैं। यहां पर हमने आपको बताया कुछ शब्द रहेगा तो वो पर्टिकुलर है, और यदि ये नकारात्मक नहीं है सकारात्मक है तो एफर्मेटिव होगा। इसको हम लोग अंशव्यापी सकारात्मक बोलते हैं। ठीक है, चौथा है कुछ व्यक्ति होशियार नहीं है। कुछ व्यक्ति होशियार नहीं है, कुछ शब्द तो दिया हुआ है और साथ में नहीं शब्द दिया हुआ है। इसको हम पर्टिकुलर नेगेटिव कहते हैं, यानी कि अंशव्यापी नकारात्मक के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है क्लियर समझ में आ गया आपको। और यही प्रश्न चार में से कोई भी एक प्रश्न पूछेगा, कह देगा कि पर्टिकुलर एफर्मेटिव को पहचानिए। पर्टिकुलर एफर्मेटिव को पहचानिए, तो आपको पर्टिकुलर एफर्मेटिव में कुछ और है लिखा रहेगा। क्वेश्चन पूछ देगा, बहुत सारे चीजें दे देगा उदाहरण के रूप में।
आधार वाक्य 1, आधार वाक्य 2, आधार वाक्य 3, 4, 5, 6 दे देगा और उसमें से ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा पर्टिकुलर निगेटिव बताइए, अंशव्यापी नकारात्मक बताइए। तो आपको छांटना क्या है, जहां पर कुछ और नहीं लिखा होगा उसको हम पर्टिकुलर निगेटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है। निष्कर्ष में भी यही 4 प्रकार के तर्क वाक्य होंगे। निष्कर्ष में भी यही 4 बातें होगी। ठीक है। कौन कौन सी बातें होगी है? निष्कर्ष में भी यही 4 बातें होगी। क्या क्या बातें? ये जो हमने आपको बताया है यूनिवर्सल। पहले हम यूनिवर्सल को कर लें। यूनिवर्सल में कितने प्रकार का होता है? एक जो है एफर्मेटिव होता है, एफर्मेटिव होता है, और एक जो होता है निगेटिव होता है, निगेटिव। इसी प्रकार से पर्टिकुलर में भी होता है। पर्टिकुलर में भी यही शब्द होगा। पर्टिकुलर में भी एफर्मेटिव होगा, एफर्मेटिव, और आपके निगेटिव होगा। तो इसको पहचानना कैसे है? ये ए है, ये ई है, ठीक है, ये आई है और ये ओ है। इतना चीजें आपको पहचानना आना चाहिए। और इसमें दोनों जगह होगा, आधार वाक्य भी इसी रूप में होगा और निष्कर्ष भी इसी रूप में होगा। अब आते हैं दोस्तों मूड एंड फिगर ऑफ आर्गुमेंट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है और यहां क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। देखिएगा, दीर्घ आधार वाक्य, मेजर प्रीमाइस। मेजर प्रीमाइस पहले मैं पूरा सबको दिखा देता हूं, सॉरी। ठीक है। अब इसको जो है ठीक से समझने की कोशिश करो। मूड यानी कि युक्ति की अवस्था और आकृति। युक्ति की अवस्था क्या है और आकृति क्या है? देखिए, ये जो सभी है या कोई नहीं है, ये आकार को दिखाई दे रहा है, कोई नहीं। ये या कुछ बोला जा रहा है और कुछ नहीं बोला जा रहा है। मैं अब इसका प्रयोग नहीं करूंगा, मैं प्रयोग करूंगा ए ई आई ओ। ये जो दिखाई दे रहा है आपको 4 बातें हैं, 4 तर्क वाक्य है। ये चारों तर्क वाक्य को जो है देखने से आपको समझ में आ रहा है, सभी बोलने से क्या बोला जा रहा है? ये आकार है, आकार। यानी कि कोई भी युक्ति आकार पर निर्भर करती है, आकार। तो यहां पर दीर्घ आधार वाक्य हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दीर्घ है, सभी बोल रहा है, यूनिवर्सल है। ये जहां पर भी यूनिवर्सल होगा, ये यूनिवर्सल के बारे में बात कर रहा है, ये यूनिवर्सल है ये। ठीक है। और ये पर्टिकुलर है कि नहीं? पर्टिकुलर है ये। तो ये जो यूनिवर्सल होता है वो हमेशा दीर्घ आधार वाक्य होता है। मेजर प्रीमाइस होता है, मेजर है, पहले उसको लिखेंगे। यूनिवर्सल को हम पहले लिखते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सल पूरे संसार के बारे में बात कर रहा है। यानी कि जहां पर ए होगा या ई होगा तो वहां पर हम उसे दीर्घ आधार वाक्य कहेंगे। और लघु आधार वाक्य, माइनर प्रीमाइस क्या होगा? जहां पर कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, आई और ओ होगा, उसको हम लोग जो है माइनर प्रीमाइस कहते हैं। देखिएगा, यहाँ पर उदाहरण हमने बता दिया, सभी व्यक्ति मनुष्य होते हैं। ये क्या है? मेजर प्रीमाइस है, मेजर प्रीमाइस। ठीक है, क्योंकि सभी शब्द का प्रयोग हुआ है। यदि कहें कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं होते हैं तो भी मेजर प्रीमाइस है। यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग कर रहा है, कुछ इंसान व्यक्ति होते हैं, तो ये कुछ शब्द का प्रयोग दिया हुआ है, तो इसको हम लोग माइनर प्रीमाइस कहेंगे, माइनर प्रीमाइस कहेंगे। भाई, बोलने का भी तो तरीका होना चाहिए। यानी कि पूरी पृथ्वी में, पूरे पृथ्वी है, पृथ्वी में एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, तो पृथ्वी तो बड़ा होगा ना। ठीक है। जो बात करेंगे मेजर प्रीमाइस होगा, पृथ्वी के बारे में बात करेंगे।
उसके बाद में एशिया के बारे में बात करेंगे। दो बातें किया कर रहे हैं, तर्क लगा रहे हैं। वैसे ही एशिया के अंदर में भारत आता है, भारत के अंदर में बिहार आता है, बिहार के अंदर में पटना आता है, पटना के अंदर में एक कोई वार्ड आता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, मेजर और माइनर को ठीक से समझने की कोशिश करो। ये यहाँ पर मेजर माइनर टर्म तो नहीं हो सकता। ये प्रीमाइस तो नहीं है, ये तो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है। ठीक है, इसको हम लोग कंक्लूजन कहेंगे। आधार वाक्य दो प्रकार का होता है, एक जो है मेजर यानी कि दीर्घ आधार वाक्य होता है, एक लघु आधार वाक्य होता है। जब भी हम बात करेंगे, पहले हम मेजर प्रीमाइस को ऊपर में रखेंगे और फिर माइनर प्रीमाइस को नीचे में रखेंगे। ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिएगा अब यहां पर एक चीजें और समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, शायद जितना मैं बताया हूं उतना समझ में आ गया होगा और कल भी आपको देखने का मन भी होगा। माइनर टर्म देखिएगा, मेजर प्रीमाइस आधार वाक्य अलग होता है और मेजर टर्म माइनर टर्म। माइनर टर्म को हम सब्जेक्ट बोलते हैं और मेजर टर्म यानी कि पद, यानी कि लघु पद, हिंदी में इसको लघु पद कहते हैं। लघु पद जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कहते हैं। इसको इंडिकेट करते हैं एस में। और यहां पर दीर्घ पद होता है, ये प्रीडिकेट होता है, प्रीडिकेट। ठीक है, प्रीडिकेट यानी कि पी लिखते हैं, जिसको हम प्रीडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर उदाहरण के रूप में सभी व्यक्ति मनुष्य होते हैं, वो जो सभी के साथ में जुड़ा हुआ है, ये जो व्यक्ति है वो सब्जेक्ट होगा और जो मनुष्य होगा वो प्रीडिकेट होगा। यानी कि व्यक्ति क्या है, माइनर टर्म है, ये माइनर टर्म है, सब्जेक्ट का मतलब माइनर टर्म, इसको माइनर टर्म बोले। और ये जो मनुष्य है प्रीडिकेट जो है मेजर टर्म है। और देखिएगा आधार वाक्य दो, कुछ इंसान व्यक्ति होते हैं। मैंने यहां पर क्या किया, मेजर प्रीमाइस है, ये मेजर प्रीमाइस कहना अलग चीज होती है, ये मेजर प्रीमाइस है और ये जो है माइनर प्रीमाइस है। क्यों है आपको समझ में आ गया। एक तो जो है, ठीक है, सभी शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये मेजर प्रीमाइस हुआ, और यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है माइनर प्रीमाइस हुआ। आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा है, यदि आधार वाक्य दो कुछ के जगह में सभी इंसान व्यक्ति होते हैं, तो आप या तो इसको जो है मेजर मान लो या तो इसको मेजर मान लो। एक को मेजर मानेंगे, एक को माइनर मानेंगे। यदि सभी दिया हुआ है, यानी कि आपकी जो आकृति है, जो यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो या यूनिवर्सल निगेटिव हो या पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो या पर्टिकुलर निगेटिव हो, तो यहां पर हमेशा ध्यान देना है, ये पद अलग चीज होती है। हम ये पद कहते हैं, इसको जो है ये इसको भी पद बोलते हैं। और जो कुछ इंसान व्यक्ति होते हैं, ये इंसान जो है साध्य पद है। याद रखिएगा, इंसान को हम साध्य पद कहते हैं। और ये जो साध्य पद होता है माइनर प्रीमाइस से लिया जाता है, हमेशा माइनर प्रीमाइस से लेंगे। याद रखिएगा, माइनर प्रीमाइस से हम हमेशा जो है लेंगे साध्य पद को। साध्य पद जो होगा माइनर प्रीमाइस से लेंगे। माइनर टर्म अलग होता है। ठीक है, दोनों तर्क वाक्य में व्यक्ति है, देख लीजिए यहां पर भी व्यक्ति है जो मैंने कलर में लगा दिया है। ये देखिए, ये यहां पर भी व्यक्ति है, यहां पर भी व्यक्ति है, यहां पर भी व्यक्ति है। ये जो दोनों है, दोनों आधार वाक्य में व्यक्ति है, इसको मध्यम पद कहते हैं, मिडिल टर्म के नाम से जानते हैं, मिडिल टर्म। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो कल हम इसके बाद जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार समझ में आ जाएगा। मेजर प्रीमाइस क्या होता है, ठीक है, मेजर टर्म क्या होता है, माइनर प्रीमाइस क्या होता है, माइनर टर्म क्या होता है, इसके बारे में मैंने आज जो है लेक्चर में बताया। यहाँ तक मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए, फिर कल जो लेक्चर्स आएगी उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है, इसके बाद कौन कौन सा टॉपिक है। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर लिखें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज लिख सकते हैं कि इस तरह के कंटिन्यू वीडियो जो है अपलोड किया जाए, लेक्चर्स दिया जाए। यदि आप अपना जो सजेशन दे रहे हैं उस सजेशन के हिसाब से हम ज़रूर इसमें कोई बदलाव करेंगे। अब रेगुलर चलेगा, ठीक है, लाइव क्लास की भांति है। तो आपको अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।